मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो अब हम देखेंगे संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसके बाद नाटकों के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संस्कृत साहित्य। भारत की जो प्राचीन भाषा है वो कौन है? वो संस्कृत, जो किस नाम से जानी जाती है? देववाणी के नाम से जानी जाती है। जो देववाणी भाषा है यानी कि संस्कृत भाषा है, यह बहुत पुरानी भाषा है, यानी कि प्राचीन भाषा है। इसमें भारत के साहित्य, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक की जो समस्त व्याख्या है वो संस्कृत भाषा वाणी में ही समाहित है। मतलब संस्कृत भाषा में सभी कुछ लिखा गया है और सब कुछ समाहित है। ऐतिहासिक भी, साहित्यिक भी, सांस्कृतिक भी, ऐतिहासिक भी, धार्मिक भी, आध्यात्मिक भी, राजनीतिक जीवन भी, सब इतिहास सब संस्कृत में समाहित है। संस्कृत की जो वाणी है वो वेदों की वाणी है और इसमें रहस्यमय ज्ञान भी समाया हुआ है। जैसे कि आप रहस्यमय ज्ञान से लेकर सामान्य ज्ञान और पंचतंत्र की कथाएं, जितना भी साहित्य का वैभव है वो सब संस्कृत में ही विद्यमान है। सब संस्कृत भाषा में ही सुरक्षित है। संस्कृत साहित्य का इतिहास उतना ही प्राचीन है। इसे ही समझो कि साहित्य का इतिहास भी उतना ही पुराना है जितना मनुष्य का विकास पुराना है। लेकिन अनेक लोग रहे हैं जिन्होंने अलग अलग मान्यताएं स्थापित की हैं, लेकिन जो सर्वमान्य मान्यता है आज तक को किसी ने नहीं बता पाई है कि संस्कृत की उत्पत्ति आखिर हुई कहाँ से। जैसे कि माना जाता है कि इसकी मूल जन्मभूमि कहीं भी रही हो, चाहे मनुष्य की हो या संस्कृत की हो, लेकिन इसमें क्या है कि विचारों का आदान प्रदान तो होता ही है। बस ये बताया गया है। इसमें संस्कृत साहित्य है वो डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक संस्कृत साहित्य का अभिनव इतिहास की भूमिका में 4 चरणों में विभाजित किया है। पहला है उद्भव काल। तो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल से लगाकर पहली सहस्त्राब्दी विक्रम पूर्व या ईसा पूर्व से आरंभ होने तक का है। जो संस्कृत का उद्भव काल है, ये प्राग ऐतिहासिक काल से लगाकर सहस्त्राब्दी विक्रम पूर्व या ईसा पूर्व से आरंभ हुई है। ये संस्कृत जो हमारी संस्कृत है, प्राग ऐतिहासिक काल से लगाकर के हजारों विक्रम वर्ष पूर्व या ईसा पूर्व पहले ही उत्पत्ति हुई है इसकी। हजारों शताब्दियों में विस्तार हुआ है किसका? संस्कृत का। और वहीं से ही इसका बीजान्यास कल्प वृक्ष की तरह अंकुरण काल माना जाता है। हजारों शताब्दियों पहले इसका अंकुरण काल माना जाता है कि ये इसकी उत्पत्ति हुई है। इसी काल में मंत्र दृष्टा ऋषियों ने मंत्रों को भी बनाया, वो भी संस्कृत में है। वैदिक संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों की रचना भी संस्कृत में है। उपनिषद की चिंतन की परंपराएं भी विकसित हुई और गाथाओं आख्यानों को भी के रूप में लोक साहित्य की विरासत इसी काल में संचित होती रही। तो उद्भव काल माना गया कि हजारों शताब्दी विक्रम वर्ष पूर्व हुआ संस्कृत का उद्भव काल, क्योंकि माना जाता है कि इसी में मंत्रों का उद्भव हुआ, इसी में ऋषियों ने मंत्रों की उत्पत्ति की, इसी में ग्रंथों की, वेदों की रचनाएं हुई, उपनिषदों की रचनाएं हुई। तो ये हजारों वर्ष पूर्व इसका उद्भव काल है। स्थापना काल क्या है? स्थापना काल यह काल पहली सहस्त्राब्दी विक्रम पूर्व में 1 सहस्त्र वर्षों का संस्कृत भाषा का जो साहित्य है एक महान साहित्य के रूप में स्थापित हुआ है। जैसे आप सोचते हैं संस्कृत भाषा, जैसे वाल्मीकि रामायण भी संस्कृत में लिखी गई है, व्यास की महाभारत, तो ये तो जो महान काव्य है रामायण और महाभारत, इस काल में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होते हुए तो इस रचना का उपक्रम पहले ही हो चुका था। इसी प्रकार उपनिषदों की रचना भी हजारों सालों पहले हुई है। वर्तमान में भी हजारों शताब्दियों के पहले लिखी गई संस्कृत आज भी वैसे की वैसी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे आप देख लेते हैं, जैसे आप सहस्त्राब्दी वर्ष पूर्व भास और कालिदास हुए, जैसे उन्हें कालाजी विश्व साहित्यकारों की उदय की सहस्त्राब्दी, जिन्होंने संस्कृत का ललित वांग्मय प्रतिष्ठित है। इसकी जो समृद्धि काल है, यह काल पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व
यानी कि विक्रम ईसा काल से 1200 ईस्वी तक का है। इस काल में जो इन परंपराओं का विस्तार हुआ, इसमें विज्ञान की जो उन्नति हुई, भारतीय कला तथा शिल्प इस काल में ऊंचाइयों की शिखरों तक स्पर्श किया। तो समृद्धि काल में जो संस्कृत भाषा ने है बहुत बड़ी समृद्धि प्राप्त की। जब भारतीय कला तथा शिल्प कला, ज्योतिष है, गणित है, खगोल विद्या है, रसायन है, आयुर्वेदिक है, दर्शन शास्त्र, नए नए चिंतनों का प्रयोग हुआ। दिग्नाग है, धर्मकीर्त है और असुबंधु है, जयंत भट्ट है, मंडन मिश्र है, वाचस्पति मिश्र है, शंकराचार्य, उदयनाचार्य जैसे महान दार्शनिक कवि हुए। तो संस्कृत पे इसका भी प्रभाव पड़ा है। जैसे आप जानते हैं शिशुपाल वधम है, किरातार्जुनीयम है। ये जो संस्कृत के महाकाव्य थे, जिन्हें हम 3 महाकाव्य के नाम से जाना जाता है, यानी बृहत्त्रयी नाम से जाना जाता है, वो कौन कौन से थे? आप किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। ये त्रयी बृहत महाकाव्यों में से हैं। इसी काल में लिखे गए हैं, जैसे कल्हण की राजतरंगिणी, जैसे विपुलकाय और वाल्मीकि तथा व्यास की काव्य शैली का प्रांजल रूप प्रस्तुत करने वाला काव्य इसी काल में सामने आया। तो संस्कृत का जो विस्तार हुआ वो समृद्धि काल हुआ, तो बहुत समृद्धि हुआ, क्योंकि इसमें 3 महाकाव्य लिखे गए संस्कृत के। वाल्मीकि और कल्हण की राजतरंगिणी, व्यास की जो काव्य शैली इसी काल में लिखी गई है। महाकाव्य, राग काव्य, शास्त्र काव्य आदि नवीन काव्यदाएं का भी सूत्रपात इसी काल में हुआ है। तो इस प्रकार कहा गया है कि स्त्रोत काव्य ने भक्ति दर्शन की कविता की त्रिवेणी को जो अद्भुत समागम प्रस्तुत किया है, वो विश्व साहित्य में एक अद्वितीय है। तो संस्कृत साहित्य का ये जो साहित्य है ये अद्वितीय है। अब इसका विस्तार काल कितना रहा है, विस्तार काल देख लेते हैं। तो 1200 ईसा से लेकर आज तक का है इसका काल। इस काल में भारतीय भाषाओं का उदय हुआ है, संस्कृत लोक साहित्य के संपर्क में आया है, जिससे व्याख्याएं लिखी गई, कुछ टीका पद्धति, कुछ नई प्राविधियों का विकास हुआ है। इसमें व्याकरण का विकास हुआ है और न्याय के क्षेत्र में नव्य व्याकरण का विकास हुआ है। नव्य न्याय के उदय ने नए वातायन खोले हैं। काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र से मम्मट है, रोयक है और विश्वनाथ जी हैं। अप्पय दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ है, इनका तो नाम सुना ही होगा। जैसे मम्मट है और विश्वनाथ है, पंडित राज जगन्नाथ है, तो इनका तो नाम सुना होगा। आदि दिग्गज आचार्य रहे हैं। विचारक जो काल हुए ये 1200 ईसा पूर्व पहले ही हुए हैं। इन काल ये बिल्हण है, नीलकंठ है, दीक्षर है आदि कवि इनसे अछूते नहीं। जिन्हें संस्कृत साहित्य की धरती को उर्वरक बनाते रहे हमेशा। हमें इनकी जो रचनाएं संस्कृत साहित्य को विकास देती रही हैं, विस्तार देती रही हैं। इसी प्रकार से इनका विस्तार हुआ है। कहते हैं संस्कृत साहित्य में नाटक का उद्भव। तो संस्कृत साहित्य में नाटक कब से आए हैं, नाटक कब से लिखे गए, इनका उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ। तो भारतीय साहित्य जो था, संस्कृत साहित्य, ये विभिन्न विधाओं में जो नाटक थे सर्वाधिक लोकप्रिय विधा रही हमेशा से, क्योंकि नाटक में लोगों का मन खुश हो जाता है। और नाटक विद्या इसलिए ही लोकप्रिय रही है क्योंकि ये एक तो मंच पर होती है। नाटक है जो मंच पर किए जाते हैं, इसलिए ये लोकप्रिय रही है, क्योंकि इसका इतिहास भी बहुत प्राचीन है, जितना कि संस्कृत साहित्य का इतिहास। तो पहले तो संस्कृत साहित्य बना, फिर उतना ही संस्कृत साहित्य में नाटक बने। तो भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। जैसे भारतीय साहित्य में आप समझते हैं कि वेद बहुत प्राचीन है। वेदों में जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का कोई भी अपवाद नहीं है, क्योंकि ये विश्व का निर्विवाद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा? ऋग्वेद। क्योंकि ये लिखित रूप में आने से पहले काफी समय तक ये मौखिक रूप में रहा, क्योंकि वेद का जो नॉलेज था पहले मौखिक रूप में रहा कि लोग उसे याद किए रहे। इसके बाद उसको लिखा गया, किसको? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में क्या है? ऊषा वर्णन प्रसंग में ऊषा की उपमा एक नर्तकी से की गई है ऋग्वेद में, जिसमें पुरुरवा उर्वशी, यम यमी, इंद्र इंद्राणी, वृषा कपि, शर्मा पांडसी आदि संवाद प्रसंगों के नाटकला के बीच यथेष्ट रूप में मिलते हैं।
तो इन्होंने कहा कि ऋग्वेद में जो उषा वर्णन प्रसंग है उसमें उषा की उपमा एक नर्तकी से दी गई थी। क्या एक नाटक का उद्भव है यहाँ से। ये पूर्व उर्वशी की जो साहित्य है इनका, तो यहाँ से भी नाटक का ही एक सूत्रपात हुआ है, नाटक का बीज ही उत्पन्न हुआ है। यह ममिन्द्र इंद्राणी ब्रह्मकापी शर्मा पांडसी आदि संवाद जो हुए हैं, ये नाट्य कला यहाँ से विकसित हुई है। जो मैक्स मुलर साहब थे, लेवी ऑलंडेनबर्ग ने इस प्रकार के संवादात्मक सूत्रों को आधार मानकर भारतीय नाट्य कला की उत्पत्ति वैदिक युग में ही सिद्ध कर दी थी। भारतीय नाट्य कला की उत्पत्ति है इन्हें वैदिक युग में ही सिद्ध कर दी थी। यजुर्वेद की वात्स्ययनी संहिता के एक प्रसंग में से हमें ज्ञात होता है कि जो वैदिक युग में शैलूप जाति के लोग थे, वो व्यावसायिक रूप से नाटकों का आयोजन किया करते थे। मतलब वो नाटक किया करते थे, जो पैसा मिलता था, जो भी धन मिलता था, उससे अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। कौन सी जात के लोग? शैलूप जात के लोग। यद्यपि वैदिक युग में नाटकीय तत्व थे, लेकिन प्रचुर मात्रा में प्रचलित थे। फिर भी वेद मंत्रों के किसी भी प्रसंग में पात्रों का वर्णन और नाटक समेत पारिभाषिक शब्दावली के कहीं भी दर्शन नहीं होते। वेदों के बाद साहित्य अष्टाध्यायी रामायण है, अर्थशास्त्र, बौद्ध जातक, महाकाव्य थे। इसमें नाट्य कला के विभिन्न अंग थे और पात्रों के साथ साथ उनकी पारिभाषिक शब्दों का विवरण भी प्राप्त होता है। पाणिनि द्वारा जो लिखी गई अष्टाध्यायी है उसमें भी भिक्षा सूत्र है, नाट सूत्र है, की जो प्रणेता है पाराशर सलिल और किसासु नामक आचार्य का मात्र नाम ही प्राप्त होता है। रामायण काल में आप देखें तो अयोध्या में नाटक मंडली हुआ करती थी, जो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। इसके एक प्रसंग में कहा गया है कि नटों, नर्तकों, गायकों और मंडलियों के कर्ण सुखद वाणियों को जनता पूरी तन्मयता से सुनती थी। नाटक होगा तो जो लोग सुनेंगे, तो नाटक को तो लोग बड़े ध्यान पूर्वक से, बड़े रुचिपूर्ण तरीके से देखते हैं और सुनते हैं। अब महाभारत में रामायण नाटक तथा कोबे रंभाभिसार नामक दो नाटकों का नाम मिलता है। तो महाभारत में जब महाभारत काल आया तो वहां भी रामायण नाटक और कबीर रंभाभिसार नाटक, दो नाटकों का नाम मिलता है। तो जैसे कि बताया गया है, और पांडिकृत अष्टाध्यायी में नाट्य सूत्रों का भी सूत्रपात हुआ है। रामायण काल में अयोध्या में जो कुछ लोग थे, नर्तक थे, अपनी गायक मंडलियों के साथ, सुंदर वाणियों के साथ नाटक किया करते थे और वाले सुनते थे। महाभारत काल में दो नाटकों का नाम मिलता है। इसमें नाट्य, नर्तक, गायक, सूत्रधार आदि का स्पष्ट वर्णन मिलता है। महाभारत में हरिवंश प्रद्युम्न विवाह के प्रसंग में भी मिलता है। वासुदेव जी के अश्वमेध यज्ञ में। तो इस प्रकार से नाटक जो है, जगह जगह हमें नाटक की उत्पत्ति मिलती है। अब यहाँ मौर्य काल में, तो मौर्य काल में हमें नाटक की उत्पत्ति मिलती है। मौर्य काल में कहाँ मिलती है? तो मौर्य काल में विख्यात राजनीतिक संस्कृत के जो प्रकांड पंडित आचार्य कौटिल्य थे, इसने अर्थशास्त्री जो चाणक्य की, कौटिल्य हम चाणक्य के कहते हैं, अध्ययन से विवादित होता है कि जितनी ललित कलाएं उस समय प्रचलित थीं, उनकी शिक्षा दीक्षा हेतु राजकीय प्रबंध था। वहाँ नट, नर्तक, गायक, वादक, कुशीला, पिलवक, रस्सी से खेल दिखाने वाले, सौमित्र, चरण आदि विभिन्न मंडलियां गा बजाकर, नाच नाटक दिखाकर आदि अपनी जीविका कमाती थी। तो यहाँ भी नाटक का उद्भव मिलता है। कब? मौर्य काल में भी। नाटक की जो उत्पत्ति है हमें जगह जगह मिलती है। जब से भारतीय नाट्यशास्त्र आदि निर्माता में आचार्य भरत, अभी यहाँ देख लेते हैं नाट्यशास्त्र में। तो भारतीय नाट्यशास्त्र में आदि निर्माता आचार्य जो भरत हैं, आपके अनुसार नाट्य नामक पांचवा वेद तीनों लोकों के भावों का अनुकरण है। नाट्य वेद के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम, शांति, युद्ध, क्रीड़ा, हास आदि का समावेश होता रहता है। भरत मुनि के समय भी नट, नटी आदि नृत्य, बाग, संगीत, कथा वस्तु, रंगमंच आदि का निर्माण हो चुका था। तो इस तरीके से भारतीय नाट्यशास्त्र क्या है कि निर्माता कौन है? आचार्य भरत हैं। इसे पांचवा वेद माना गया है। यहाँ भरत मुनि के अनुसार नट, नटी, नृत्य, नाच, संवाद यहाँ भी होता था। तो यहाँ से भी नाटक की उत्पत्ति हमें मिलती है। संस्कृत साहित्य के इतिहास जो है शूद्रक जी थे, कि पश्चात जो हर्षवर्धन का नाम लिया जाता है। तो इसके शासन काल में भी आपके द्वारा जो नाटक था प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागंध है। हर्ष ने नाटक का लेखन में नवीन परंपरा का परिवर्तन किया है, जिसका अनुकरण राजशेखर, बेल्हान, मथुरादास आदि ने किया है। अब हर्ष के बाद हो गया, हर्ष ने भी इतने नाटक, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद है, इनके द्वारा रचित नाटक।
फिर भावभूति का नाम लिया जाता है हर्षवर्धन के बाद। फिर जो कालिदास के समान विख्यात है। भावभूति के व्यक्तित्व में मम्मट है, धनंजय है, सोमदेव, राजशेखर बर्मन आदि काव्यकार रहे हैं। तो भावभूति द्वारा रचित जो नाटक है, महावीर चरित है, मालती माधवम है, उत्तर रामचरितम है। तो भावभूति के द्वारा जो नाटक रचे गए हैं, भावभूति के द्वारा नाटक रचे गए हैं, वो कौन है? महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तर रामचरितम। इनके बाद विशाखा दत्त जी आते हैं इनके क्रम में। तो अपने मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त और राघवानंद नाटकों की रचना की विशाखा दत्त ने। फिर मुद्रा राक्षस आ गए, इनका जो नवीन नाटक, नवीन शैली में रचित नाटक है। फिर इसके बाद भट्ट नारायण जी का नाम आता है। तो भट्ट नारायण द्वारा लिखे गए 3 नाटक हैं। एक तो ये बेअणी संहार है, इनका नाटक उपलब्ध है जो। इसलिए संस्कृत साहित्य में जो नाट्य परंपरा है, भट्ट नारायण के पश्चात मुरारी, अनंगहर्ष, मयूरराज, शक्तिभद्र, राजशेखर, क्षेमीश्वर, दिंगनाग, क्षेमेंद्र आदि से हुई है, और जो आज तक प्रवाहमान है। यद्यपि वर्तमान में लोगों का झुकाव संस्कृत के प्रति कम रहा है, असीमित है। तो आपको क्या लिखना है कि जैसे क्रम से, जैसे इसमें हेडिंग नहीं है तो हेडिंग से लिखना कि जैसे आप हर्षवर्धन हेडिंग लिख दी, इसके बाद भावभूति लिख दी, इसके बाद भट्ट नारायण आ गए, विशाखा दत्त आ गए, फिर भट्ट नारायण आ गए,